हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 15 ऑफ योर कंपनी और रिवीजन सीरीज। ये जो आपकी रिवीजन सीरीज है ये एप्लीकेबल है फॉर दिसंबर एज वेल एज जून 25। तो जो स्टूडेंट्स अभी जून वाले भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी पूरी की पूरी अच्छे से एप्लीकेबल है। और इसमें जो है आपके हर एक चैप्टर को मैंने रिवाइज करवाया है। आज का जो टॉपिक है वो है एनुअल जर्नल मीटिंग, जिसमें कि आपके सेक्शंस 96 से लेकर 122 तक है। बट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, जो आपके सेक्शंस 96 एंड 100 है, जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैंने पूरा आपको कैसे एक्सप्लेन किया है। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इन ऑडियो वीडियो फॉर्मेट। बट जो आपके सेक्शंस 101 टू 122 हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है, प्रॉपर रेगुलर बैच नहीं है, इसीलिए ये आपका ऑडियो रिवीजन रहने वाला है। ऑडियो रिवीजन भी मैंने अभी रिसेंट बिल्कुल अमेंडेड फॉर्म में रिकॉर्ड किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले का है और आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये एप्लीकेबल है या नहीं है। इसलिए मैंने एक सेपरेट ही क्लिप बनाई है ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूं कि जो ऑडियो रिवीजन भी है वो पूरा अपडेटेड है, जिसमें कि सेक्शन 101 टू 122 मैंने कवर किए हैं और हर एक सेक्शन को मैंने विद एग्जाम्पल समझाया है, ताकि आप आंख बंद करके भी सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा एंड रिवाइज होगा। ठीक है, सो ये वाली जो पर्टिकुलर वीडियो रहने वाली है इसमें एजीएम ईजीएम ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में है, और जो सारे सेक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आप उसको वहां से रिवाइज कर सकते हो। एंड इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो सारी की सारी ऑडियो वीडियो में ही होंगी। सिर्फ पर्टिकुलरली ये जो सेक्शन है 101 टू 122 ये मैंने ऑडियो रिवीजन में रिकॉर्ड करे। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिवीजन क्लास है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, आप उसको रिकॉल ही कर रहे हो, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर है आपका एनुअल जर्नल मीटिंग का, जिसमें कि आज हम दो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ये मेरी बुक का पैटर्न है कि सबसे पहले मैं आपको क्या इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब हम एजीएम की बात कर रहे हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो नाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सबसे पहले जो हमें सेक्शंस देखने हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, वो है फ्रॉम सेक्शन 96 टू 118, जिसमें कि आपके मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग है। यहाँ पर आपका एजीएम है 96 में, एंड सेक्शन 121। सेकंड, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। SS2 आपको पढ़ना है मैंडेटली, क्योंकि आपको क्या पता चलेगा उसमें से कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हमें एग्जीक्यूट करनी है कंपनी और जनरल मीटिंग, और कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वाइल कंडक्टिंग एनुअल जनरल मीटिंग। ये भी LODR रेगुलेशंस 2015। तो ये सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको देखने का है। ठीक है, बट मेरी बुक में सारा का सारा मैंने मर्ज करके दिया हुआ है, तो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो इंट्रोडक्शन का है, उसमें मीटिंग के बारे में बताया कि मीटिंग एक्चुअल में है क्या। तो बेसिकली मीटिंग हम सबको पता है कि दो चार लोग साथ में किसी पर्पस को लेकर गेट टुगेदर जो होता है उसको हम मीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अ मीटिंग में बी जनरली डिफाइंड एज अ गैदरिंग और असेंबलिंग और गेटिंग टुगेदर ऑफ अ नंबर ऑफ पर्संस फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। ये आपको चार्ट दिया हुआ है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिसमें कि बोर्ड मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वो कौन कौन सी होती है, क्लास मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है। अब जनरल मीटिंग भी में आपका जो ट्रांजेक्शन होती है वो पोस्टल बैलेट, रिमोट रेजोल्यूशन इन मीटिंग्स, वोटिंग एट दी मीटिंग्स, ये पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है। मीटिंग्स में अगर वोट होगा तो कैसे होगा, डिमांड बाय पोल और शो ऑफ हैंड्स। नाउ बोर्ड की जो मीटिंग होती है सिर्फ मीटिंग होती है, उसमें ऐसा कुछ फर्दर नहीं होता, बिकॉज बोर्ड के कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, वो अपनी बोलकर चीजें हो जाती है। मेंबर्स की मैंने आपको बता दिया, बोर्ड में मीटिंग होगी या सर्कुलेशन होगा, डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। अब मेंबर्स मीटिंग की अगर हम बात करते हैं, कंपनीज रिक्वायर टू होल्ड मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स टू टेक अप्रूवल ऑफ सर्टेन बिजनेस आइटम्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। हमें अप्रूवल लेना होता है, अप्रूवल हमें पता है कैसे लेना होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस। मेंबर्स मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग, ये बाइफर्केशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी है, जो हमारा चैप्टर है एनुअल जनरल मीटिंग, इसमें सेक्शन 96 है, वो आपको बताता है कि किस कंपनी को किस तरीके से एनुअल जनरल मीटिंग रखनी है। अब देखो एनुअल जनरल मीटिंग से हम क्या समझते हैं कि साल में एक बार आपको जनरल मीटिंग रखनी है। इसमें बेसिकली कौन आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे। ठीक है, जो मीटिंग होती है जनरल मीटिंग वो शेयर होल्डर्स के लिए होती है, और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए होती है। एवरी कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी। अब भाई जो इंसान अकेला है वो कैसे कंडक्ट करेगा, वो तो कंडक्ट नहीं करेगा ना, तो इसलिए वो एग्जेम्प्टेड है। वरना हर एक कंपनी को क्या है, इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम एवरी ईयर। इट इज एन important annual event. The importance of AGM arises out of the nature of business transacted at this meeting. Broadly, there are two type of business that are to be transacted at AGM. फर्स्ट है आपका ऑर्डिनरी बिजनेस एंड सेकंड है आपका स्पेशल बिजनेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस में कंफ्यूजन रहता है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके
थोड़ा-सा और फर्दर इसको कैसे समझना है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, आप वो देख सकते हो। नाउ अब हमें समझ में आ गया कि जो हम मीटिंग कर रहे हैं उसमें हमारे 2 टाइप के बिज़नेसेस ट्रांज़ैक्ट होने वाले हैं, या तो ऑर्डिनरी या स्पेशल। ऑर्डिनरी जो होता है वो आपको 4 बिज़नेस हैं। ऑर्डिनरी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो काम हर साल होना है और डेली मतलब वो रूटीन आपका है, एनुअल रूटीन है आपका, तो वो ऑर्डिनरी कहलाएगा। और स्पेशल उसके अलावा अगर कोई भी बिज़नेस हो रहा है, उन 4 आइटम्स के अलावा अगर कोई और बिज़नेस हम ट्रांज़ैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? स्पेशल बिज़नेस। नाउ होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जो इसका एक्चुअल प्रोविज़न है वो क्या कहता है? इट शुड बी हेल्ड वन्स इन ईच कैलेंडर ईयर, ओके? देन फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विदिन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। Hence, it shall not be necessary to hold AGM in the year of its incorporation. अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेट हुई कब? वो इनकॉर्पोरेट हुई दिसंबर में 23 में, दिसंबर 23 में वो इनकॉर्पोरेट हुई। अब लॉ क्या बोलता है? इट शुड बी हेल्ड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। बट जब वो दिसंबर में हुई है तो अब दिसंबर विद इन 20-30 डेज तो वो कुछ कर नहीं सकती। उसके पास कुछ भी नहीं है डेटा जो वो एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर दे। वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है? क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो जो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका कब होगा? मार्च 24, ठीक है? उससे 9 मंथ्स के अंदर-अंदर यू हैव टू कंडक्ट एजीएम। 9 मंथ्स गिनो फटाफट मेरे साथ कि कब तक होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो नेक्स्ट जो आपका दिसंबर 24 आएगा तब तक आपको क्या करना है? एक एजीएम रख देनी है। एक एजीएम आपको कंडक्ट करा देनी है। हेंस इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो ऑब्वियसली दिसंबर में अगर इनकॉर्पोरेट हो उसमें तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए फर्स्ट एजीएम में आपको इस तरीके से फॉलो करना है। एंड नेक्स्ट जो आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम होगी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है? अब हमारी दिसंबर 24 में हमने क्या करा? हमने कंडक्ट करा ली मीटिंग। हमने कंडक्ट कर ली मीटिंग। अब इसका फाइनेंशियल ईयर कब होगा आपका? मार्च 25 में। इससे 6 मंथ्स जो होंगे, फिर आप क्या है एक फ्लो में आ जाओगे। कैसे आओगे? ये आपका आएगा सितंबर में, सितंबर 25। तो आप बेसिकली अगर डेटा चेक करोगे, हर कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो मंथ ऑफ सितंबर में ही कंडक्ट होती है। तो ये पूरा का पूरा आपका फ्लो इस तरीके से बन जाएगा, राइट? ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये प्रोविजन लाया गया ताकि हर एक कंपनी का जो एजीएम है या जो और चीज़ें हैं वो एक साथ अपने प्लेस पर फॉल करें। सब्सिक्वेंट एजीएम समझ में आ गया? द गैप बिटवीन 2 एजीएम शैल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 15 महीने से ऊपर नहीं दिखाई देंगे आपको। तो अगर मैं आपको सम अप करूँ ये पूरे प्रोविजंस तो क्या है? सबसे पहले क्या बोल रहा है वो कंपनी को हर एक कैलेंडर ईयर में एजीएम रखनी ही रखनी है। अब सिचुएशन देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन जब तक नहीं आएँगी तब तक हम कैसे करेंगे? तो जब ये लॉ बना या लॉ बनने से पहले आपने ध्यान में रखा कि अच्छा ठीक है, हमें हर साल करनी है बट इन केस अगर कंपनी ही आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाकर इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उस साल तो आप कर नहीं सकते हो एजीएम, तो फिर क्या करें? तो उसने एक चीज़ रख दी कि जब भी आपकी क्लोजिंग होगी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो क्लोजिंग हमेशा क्या कब होती है? आपकी 31st मार्च। 31st मार्च को एक हमने क्या रख लिया? टारगेट रख लिया। तो आप तब करो, ठीक है? उसके 9 मंथ्स बिकॉज़ यार अगर हम एकदम से कर देंगे, हमें तो टाइम चाहिए ना, हमारा डेटा, हमारे ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स सबको बुलाएँगे, करेंगे और डिस्कस भी क्या करेंगे? अगर हम 1 महीने बाद ही सपोज़ कर भी लेते हैं एजीएम तो हम डिस्कस करेंगे क्या उसमें? तो इसलिए एक सब्सिक्वेंट टाइम दिया है कि चलो आप 9 मंथ्स का ले लो टाइम तो वो इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ही हो जाएगा बट इस तरीके से होगा कि आप फिर उसी सर्कल में मूव करोगे जैसे बाकी और सारी कंपनीज़ कर रही हैं। सब्सिक्वेंट मंथ्स में आप 6 मंथ्स करोगे तो आपका उस तरीके से फॉल करेगा, राइट? और गैप जो है वो आपका 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एडिशनल कंप्लायंस फॉर लिस्टेड कंपनीज़। अब ये तो सारी कंपनी की बात हो गई, बस लिस्टेड कंपनी में हमें पता है कि एक और रेगुलेटर है हमारा, वो कौन है? सेबी। तो सेबी क्या कहता है? रेगुलेशन 44 सबसेक्शन 5 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 प्रोवाइड्स दैट टॉप 100 listed entities by market capitalization as on 31st March every financial year hold AGM within 5 months from the date of the closing of the financial year। उनके लिए जो टाइमलाइन है वो है विदिन 5 मंथ्स। टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज कैसे? जो भी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी 100 लिस्टेड एंटिटीज होंगी उनको एजीएम रखनी है कब? विदिन 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स कब से होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये बाय 31st अगस्त आपको क्या करनी है? आपको कंडक्ट करनी ही करनी है। और ये ऑब्वियसली जो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे वो हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की होगी। अब इसमें देखो इलिस्ट्रेशंस हैं।
मैसर्स XYZ लिमिटेड कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 10th दिसंबर 2018। मैंने आपको बताया 10 दिसंबर को हुआ। फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट कंपनी वुड एंड ऑन 31st March 2019। In view of subsection 41 of section 2 of the act, therefore the last date of holding annual general meeting is 31st December 2019, 9 months from 31st March, right? समझ में आ गया? जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 18-19 ले लिया, मैंने क्या लिया था 23rd दिसंबर आपका 23 का, मैंने इस तरीके से लिया था। तो सारी की सारी चीजें अपनी जगह आ जाएंगी। फॉर कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 10th April 2018, its financial year would end on 2019 only, and therefore the last date for holding this is December 2019. In this manner, almost 21 months elapsed between the date of incorporation and first annual general meeting. In this case, the company need not to hold any annual general meeting in the year of the incorporation in 2018. 2018 में वो कोई कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी जो भी प्रोविजंस है उसके हिसाब से आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बहुत ईजी है, आप समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको एक थंब रूल रखना है कि क्लोजिंग फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपकी March 31st होती है। ABC and company is incorporated in August 21. Its first AGM must be held on 30th September 2022 and it is not compulsory to hold AGM in 2021. ठीक है, जो सेकंड होगी वो आपकी 30th जून 2023 को फॉल करेगी। ये सारे इलिस्ट्रेशन से और आपको क्लियर हो गया होगा सारे प्रोविजंस। स्टिल डाउट से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम, देखो ये है इंडिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रोविजन दे दिया, सब दे दिया, बट स्टिल हमें पता होता है कि कुछ ऐसे महानुभाव जरूर होंगे जो एक्सटेंशन मानेंगे। तो उन्होंने साफ बोल दिया, इन केस इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड एजीएम फॉर कंपनी विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, द रजिस्ट्रार मे फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम। सच एक्सटेंशन कैन बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months। उसने बोला कि चलो हमें फर्दर एक्सटेंशन हम आपको दे देंगे, रीजनेबल कॉज होना चाहिए सबसे पहली चीज, और उसमें भी आपको 3 महीने से ज्यादा आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। नो सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम कैन बी ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार फॉर होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। भैया एंड फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के केस में तो आपको इतनी ज्यादा दे दी है, एटलीस्ट 15 months दे दिए, तो उसमें तो आप एक्सटेंशन मत ही मांगो। ठीक है, अब देखो the gap between two annual general meetings shall not exceed 15 months. Comment. According to section 19(6) subsection 1 of the Companies Act, gap of not more than 15 months shall elapse between the date of one annual general meeting and that of next year, according to the third proviso of 96 subsection 1. The registrar may, for any special reason, extend the time within which any meeting other than first annual general meeting shall be held for a period of exceeding 3 months. ठीक है, वो बेसिकली बोलना चाह रहा है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, उसके अलावा अगर कुछ है तो आप स्पेशल रीजन के चलते आप वो चीज मांग सकते हो, ग्रांट कर सकते हो, अगर रजिस्ट्रार को ठीक लगा कि हाँ रीजनेबल है तो। जस्टिफाइंग इज अ स्पेशल रीजन। नाउ डे, टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एजीएम। एजीएम को हम कब कैसे कंडक्ट कर सकते हैं? डे, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, एनी डे, ओके, नॉट ऑन नेशनल हॉलीडे, क्योंकि आप दूर दूर से शेयर होल्डर्स को बुलाओगे, कैसे आएंगे अगर नेशनल हॉलीडे होगा तो। ठीक है, बिजनेस आवर्स हैं, बिजनेस आवर्स मतलब 9 AM to 6 PM के बीच बीच में आप कंडक्ट कर सकते हो। Place either at registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situated. The central government empowerment to exempt any company from these provisions subject to such condition as may impose. Okay. Annual general meeting of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in writing or electronic mode of all members in advance. बेसिकली देखो हर कंपनी और स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी के लिए तो आपको पता है प्रोविजंस थोड़े से रिजिड होते हैं। तो अनलिस्टेड कंपनी अगर है आपकी तो उसमें आप कहीं प्लेस इंडिया में कहीं भी कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको राइटिंग में लेना है सारे मेंबर से और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड कि हाँ चलो कहीं और कर लेते हैं, राइट। अब अगर हम सारी कंपनीज की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड at a registered office or some other place within the city, town, village in which registered office of the company is situated or any other place with the approval of the central government. Accordingly, there is no need of central government approval if the government company is holding its AGM within the city, town, village in which registered office of the company is situated. ठीक है, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, देखो यहाँ पर आपको मैंने सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस केस में आप कहाँ अपनी जो है एजीएम कर सकते हो। So, in case of Section 8 company, the time, date and place of each AGM are decided upon beforehand by the board, having regard to the directions, if any, given in this regard by such company in general meeting. Right? A business to be transacted at AGM. अब हमने सब देख लिया कि AGM हमें कब करनी है, कैसे करनी है, बट कौन कौन से बिजनेस हमारे ट्रांजैक्ट होंगे।
जो मैंने आपको ऊपर बोला कि दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बिज़नेसेस, ऑर्डिनरी बिज़नेस एंड स्पेशल बिज़नेस। तो ऑर्डिनरी बिज़नेस हमारे 4 होते हैं जो हमें हर साल करने ही करने होते हैं। सबसे पहले जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एनुअल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारे हमारे क्या हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए। तो ये जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये हमें कंसीडर करानी होती हैं और अप्रूव करानी होती है। अप्रूव करानी होती है कि ये सब ठीक है, आप पढ़ लो, देख लो, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है एनुअली जो हमारी होती है। फिर अगर हमने कोई डिक्लेयर किया है डिविडेंड, तो डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज़ रिटायरिंग, यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ओआर पास कर रहे हैं ना, तो जो हम ओआर पास कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, जो इन प्लेस ऑफ दोज़ रिटायरिंग, कोई न्यू डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है। तो ये क्लियर रखना, द अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स, ठीक है? एंड इस चारों के अलावा जो कुछ भी होगा वो दैट टू बी कॉल्ड एज़ स्पेशल बिज़नेस। It provides that all other business transacted at AGM except the following are special business. अब मैंने ये जो ऑर्डिनरी बिज़नेस है ये आपको एक बार लिख के दिखा दिए हैं, ठीक है? आप ऊपर लिखा ही हो ऑलरेडी, ठीक है? बट स्टिल मैंने ये आपको क्लियर कर दिए हैं। अब पेनल्टी फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम, ये देखो क्या है? पेनल्टी फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। लॉ क्या कहता है कि आपको करनी ही करनी है कंडक्ट, बट इन केस अगर आप नहीं करते हो तो आपको कितना लगेगा? फाइन लगेगा आपको 1 लाख का। इफ इट कंटिन्यूज व्हिच में एक्सटेंड टू 5000 पर डे, आपको हर दिन 5000 रुपए देने पड़े, ठीक है? तो ये रहा आपका पूरा एजीएम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में हम ईजीएम एंड इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएँगे, तो वहाँ पर मुझे जॉइन करना मत भूलना क्योंकि बहुत सारी रिविजनरी वीडियोज़ बैक टू बैक आने वाली हैं, साथ ही में उनके पीडीएफ नोट्स आने वाले हैं दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो देखो अब ये जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है कन्वीनिंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग अगर आपको अच्छी तरीके से कंडक्ट करानी है तो उसके कुछ सीज़ हैं। यहाँ मैं बोलूँगी 3 सीज़ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला कन्वीन, मतलब एसेंशियल्स हैं ये। अगर आपने इनमें से कुछ भी एक चीज़ मिस करी इसका मतलब आपकी जनरल मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है? तो प्रॉपर्ली कन्वीन्ड होनी चाहिए, मतलब कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीएस जिनको भी अथॉरिटी है वो आपकी मीटिंग को कॉल करेंगे। प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा एज़ पर सेक्शन 101। प्रॉपर नोटिस का मतलब क्या है? 21 क्लियर डेज़ होने चाहिए आपके, ठीक है? 21 क्लियर डेज़ होने चाहिए और इसमें क्लियर डेज़ का क्या मतलब है कि जो आपका डेट ऑफ मीटिंग है, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग को आप एक्सक्लूड कर देते हो अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो। अगर आप मेल भेज रहे हो तो आपको 2 दिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड। प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब कि प्रॉपर कोरम होनी चाहिए, प्रॉपर चेयरमैन डिसाइड होना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग, ठीक है? तो वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो पहला क्या है? पहला है आपका कन्वीन्ड होनी चाहिए, सेकंड आपका कॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। 2 चीज़ तो ये हो गए और थर्ड है आपका प्रॉपर कंडक्टेड। तो ये एक एसेंशियल्स हैं वैलिड मीटिंग के लिए। तो अगर एग्ज़ाम में भी आएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है? नाउ प्रॉपर्ली कंडक्टेड। प्रॉपर्ली कंडक्टेड का मतलब क्या होता है? मस्ट ट्रांज़ैक्टेड बिज़नेस एट द मीटिंग, रेज़ोल्यूशन प्रॉपर्ली पास्ड, ठीक है? एंड वोटिंग शो ऑफ हैंड, जो भी है रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ एज़ पर द सिचुएशन होती है, वोट बाय शो ऑफ हैंड्स और पोल व्हाटएवर वो आपको करना है। प्रॉपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जितना भी घटा है, उस घटना को आपको मिनट्स में लिखना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ईजीएम में प्रॉपर्ली ऑलरेडी हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड जर्नल मीटिंग। तो उसमें आपके 3 सीज़ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, कन्वीन्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड, ठीक है? उसके अंदर फर्दर पॉइंट्स हैं। तो अगर एसेंशियल्स आते हैं तो आप इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो। अब है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीटिंग का मतलब क्या है? आपके 2 ईजीएम हैं, ठीक है? और उन 2 एजीएम के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको मीटिंग रखनी ही पड़ेगी। आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। तो सो इन दैट केस आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग रखते हो बीच में, ठीक है? एक जो मीटिंग रखते हो उसको बोलते हो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, मतलब ऑर्डिनरी मीटिंग है बट एक्स्ट्रा हो रही है अदर देन एजीएम। इसको मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने के लिए इमरजेंसी वर्ड से भी जोड़ा था। ये इमरजेंसी मीटिंग है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ। आप लोग इसको लिख मत देना एग्ज़ाम में, ठीक है? इमरजेंसी मीटिंग मतलब हम अगली एजीएम तक नहीं रुक सकते और उस वजह से हम इमरजेंसी में मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है? सो आपको पता है कि इसके लिए हमारा जो एप्लीकेबल होता है स्टैंडर्ड वो होता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2। तो अकॉर्डिंग टू SS2 ऑल आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है, may be considered at all EGM or by means of postal ballot if thought fit by the board. So this means that all the transactions dealt upon in EGM shall be the स्पेशल बिजनेस। उसको क्या बोला जाता है? स्पेशल बिजनेस बोला जाता है। अब हमने ये तो बोल दिया कि नेक्स्ट ईजीएम तक
सॉरी नेक्स्ट एजीएम तक हम रुक नहीं सकते और हमें उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हमें जनरल मीटिंग कंडक्ट करानी है। तो उस मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए कौन-कौन मतलब किसके पास पावर है, कौन करा सकता है? तो कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है? एंड बाय रिक्वेस्ट देमसेल्व्स, मतलब या तो शेयर होल्डर्स खुद लाएँ या रिक्वेस्ट करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से या फिर ट्रिब्यूनल। तो ये सारे केसेस हम एक-एक करके पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ईजीएम में टोटली है क्या। इससे हमारा एजीएम वाला पार्ट और ईजीएम वाला पार्ट टोटल कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के लिए, ठीक है? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे पहली चीज़ है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप ईजीएम बुला सकते हो जब भी आपको ठीक लगता है, ठीक है? हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हो ईजीएम। ईजीएम आपकी आउटसाइड इंडिया नहीं होगी, बट सिर्फ एक कंडीशन है जिस केस में आप बाहर भी कर सकते हो, जब आपकी होली ऑन सब्सिडियरी है, मतलब आपकी होली ऑन सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में है बट उसकी पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी जो है वो आपकी सपोज यूएसए में है, तो इन दैट केस क्योंकि भैया जहां माँ बाप वहां बच्चा जाएगा, तो फिर बच्चा अपना क्या है वो मीटिंग भी बाहर कर सकता है कंडक्ट। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज यू हैव टू कंडक्ट ईजीएम इन इंडिया ओनली, ठीक है? ये आपका फर्स्ट कैटेगरी हो गई बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ बाय बोर्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स शैल कॉल ईजीएम ऑन रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन फ्रॉम फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स। बेसिकली आप अगर किसी चीज को बुलाना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी कोई वर्थ है। तो वो वर्थ यही बोल रहा है कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्विजिशन नॉट लेस देन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज ऑन द डेट कैरीज द राइट ऑफ वोटिंग, ठीक है? आपके पास राइटिंग के वोटिंग के राइट्स भी होने चाहिए, ठीक है? और आप एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल पेड शेयर कैपिटल जो है ना कंपनी की उतनी वर्थ रखते हो, तभी आपके कहने पर क्या होगा, ईजीएम बुलाई जाएगी। मतलब आपकी इतनी औकात होनी चाहिए इन सिंपल सेंस। Company not having share capital, members who have on the date of receipt of the requisition not less than 1/10 of total voting power of all members having on the said date a right to vote। देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे यूज किया पीएससी और हमने यहाँ पे यूज किया टोटल वोटिंग पावर। क्यों? क्योंकि एक के पास जिसके पास शेयर कैपिटल है उसका हम उस तरीके से काउंट रखेंगे और जहां पर नहीं है वहां पे वोटिंग पावर रखेंगे, ठीक है? तो एज सिंपल इज दैट। कौन बुला सकता है, ये समझ में आ गया। A matter set out for consideration in requisition. Requisitionist made above shall set out the matters for consideration for which the meeting is to be called and shall be signed by the requisitionist and to the registrar office of the company। अब रिक्विजिनिस्ट खुद बुला रहे हैं मीटिंग्स, ठीक है? पहला मीटर क्लियर हो गया कि उनकी 1/10 जो है वो वैल्यू है हैविंग शेयर कैपिटल। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उनकी इतनी वर्थ है। साथ ही में जब वो इस तरीके से ऑर्डर करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भाई नई मीटिंग बुलाओ, बहुत अर्जेंसी है, तो सबसे पहले तो ये पूछेंगे ना कि भैया मैटर क्या है जिसको हमें कंसिडर करना है। तो वो मैटर्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं, वो पहले ही आपके डिसाइड हो जाने चाहिए और साइन कर देने चाहिए और रजिस्टर ऑफिस में भिजवा देने चाहिए कंपनी के कि भैया इन मैटर्स पे हमें बात करनी है, ये चीजें डिस्कस होनी है ईजीएम पे, तो ये कर लो। फिर टाइम मैटर्स फॉर कॉलिंग दी मीटिंग। अब मैंने तो बोल दिया, मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैंने बोल दिया कि मीटिंग बुलाओ, बट मीटिंग में कब बुलाओ, कितना टाइम, कुछ तो टाइम दोगे ना तुम कंपनी को। तो बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड अ कॉल अ मीटिंग विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन। जब से उन्होंने उनको बोला है कि आप मीटिंग करो, उसके 21 दिन के अंदर अंदर वो मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं और to convene a meeting which would be held within 45 days of deposit of the requisition। 21 days to 45 days का आपके पास टाइम पीरियड है, आप प्लीज उतने देर में क्या करें, मीटिंग को कंडक्ट करा दें। आपके पास मैटर्स भी हमने दे दिए हैं। केस लॉ है, नो कोर्ट और ट्रिब्यूनल कैन रिस्टेन होल्डिंग ऑफ ईजीएम एज लॉन्ग एज रिक्विजिशन शेयरहोल्डर्स इन दैट बिहाफ इज क्या था, नो कोर्ट और ट्रिब्यूनल कैन रिस्टेन होल्डिंग ऑफ एन ईजीएम। मतलब कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल रिस्टेन नहीं कर सकता ईजीएम को, जो कौन बुला रहा है, जो आपकी रिक्विजिनिस्ट बुला रहे हैं, ठीक है? क्या कि बोर्ड को बोला रिक्विजिनिस्ट ने कि भैया मीटिंग बुलाओ, अब वो खुद बुला रहे हैं। इफ बोर्ड इज अनेबल टू कॉल मीटिंग विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, कितना टाइम हमने 21 to 45 डेज दिया था टाइम, अगर वो उतना नहीं कर पाते तो मीटिंग में बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द रिक्विजिनिस्ट देमसेल्व्स। हाउएवर इन सच केस द मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्विजिनिस्ट। 3 month का टाइम तो दो यार, बोर्ड तो जल्दी कर देगा, हर चीज उसके हाथ में है, बट इनको कम से कम 3 महीने का वक्त चाहिए। Such requisition or pertain to any item of business that is required to be transacted manually through postal ballot, ठीक है? shall not pertain to any item of business that is required to be transacted manually through postal ballot। तो मतलब अगर पोस्टल बैलेट से कोई मैटर आपको ट्रांजैक्ट करना ही करना है एज पर सेक्शन 110 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 110 के अकॉर्डिंग आपको पोस्टल बैलेट से कौन कौन से आइटम्स करने हैं वो आपके सारे गिवन है, ठीक है? अब ये जो है वो किस तरीके से होगी, अब यहाँ पे कौन कर रहे हैं, रिक्विजिनिस्ट खुद कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से मीटिंग हेल्ड करेंगे, सबसे पहले तो वो राइटिंग में देंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एटलीस्ट 21 क्लियर डेज प्रायर टू द प्रपोज डेट ऑफ ईजीएम। जैसे पूरा एजीएम में होता है ऐसे ही सेम होगा, और ये आपके एसेंशियल्स हैं जब रिक्विजिनिस्ट खुद मीटिंग्स बुला रहे हैं।
सबसे पहले तो हमने कितना टाइम दिया इनको, हमने टाइम दिया 3 मंथ्स का, ठीक है। सबसे पहले राइटिंग में होगा या इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा नोटिस, इस तरीके से दिया जाएगा। जो भी खर्चा होगा मीटिंग कंडक्ट करते हुए वो कंपनी इनको वापस करेगी, ठीक है। इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग, द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड, खत्म हो जाएगी मीटिंग। तो यही चक्कर नहीं करते रहेंगे ना फिर हम। दूसरी चीज नोटिस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर क्या है, नोटिस तो जाएगा जो कि सारे के सारे रिक्यूजनिस्ट जो हैं वो साइन करेंगे, बट देर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विद नोटिस इन केस ऑफ ईजीएम बाय रिक्यूजनिस्ट। आप सिंपल एक लिख के दे दो कि हाँ इसमें ये चीज है, बट आपको पूरी एक्सप्लेन नहीं करनी है, बिकॉज ये सारा काम क्या हो रहा है, इमरजेंसी का हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है ये, ठीक है। सर्विंग ऑफ नोटिस गिवन टू दोज मेंबर्स हुज नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। एंड मोड ऑफ गिविंग नोटिस, स्पीड पोस्ट से दे सकते हो आप, रजिस्टर्ड पोस्ट से दे सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हो। और अगर कुछ एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाता है टू गिव नोटिस, और या फिर जो मेंबर है उनके पास नहीं पहुंचता है, तो शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स। आई समझ में। देखो होता क्या है, जब हम एजीएम की बात करते हैं तो उसमें ये चीज हमारी इनवैलिडेट कर देती है। क्यों? क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी की। बट शेयर होल्डर्स ही मीटिंग बुला रहे हैं, अर्जेंसी में बुला रहे हैं, कुछ मैटर डिस्कस करना है, उसमें अगर वो किसी शेयर होल्डर को, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा नहीं है, उनके पास जो भी टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन है वो उसके बेसिस पे मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस अगर कुछ ऐसा होता है कि उनसे कोई मेंबर छूट जाता है या मेंबर के पास नहीं पहुंच रहा है नोटिस, तो उस केस में वो इनवैलिडेट नहीं की जाएगी। तो ये सारे 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहले बोर्ड डायरेक्टर्स, फिर रिक्यूजनिस्ट अप्लाई, मतलब रिक्यूजनिस्ट रिक्वेस्ट करते हैं टू द बोर्ड डायरेक्टर्स, एंड देन रिक्यूजनिस्ट देमसेल्व्स, और फिर आता है आपका लास्ट में ट्रिब्यूनल एज पर सेक्शन 98। तो व्हेन इट इज इनप्रैक्टिकेबल टू कॉल, होल्ड और कंडक्ट द मीटिंग अदर देन एजीएम, द ट्रिब्यूनल में सुओ मोटो और एप्लीकेशन गिवन बाय डायरेक्टर और मेंबर वो जो एलिजिबल हो वोट के लिए, ठीक है, शेल गिव डायरेक्शंस एंड कंडक्ट द मीटिंग एज ट्रिब्यूनल थिंक्स फिट, ठीक है। और जो सच डायरेक्शंस में इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी शेल डीम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। बेसिकली ईजीएम एक ऐसी मीटिंग है, अगर मैं इसको सम अप करूं एक बार में, तो क्या होगा कि ईजीएम जो है वो एक ऐसी मीटिंग है जो आपको बीच में कंडक्ट करानी पड़ रही है, ठीक है, जो आपको क्या करानी पड़ रही है, बीच में कंडक्ट करानी पड़ रही है। अब उसके लिए आपके पास 3-4 तरीके हैं, या तो बोर्ड खुद बुलाता है, तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर रिक्वेशनिस्ट बुलाते हैं और बोलते हैं बोर्ड को कि आप बुला लो, तो उसके लिए 21 टू 45 डेज का टाइम दिया जाता है, राइटिंग में दी जाएगी चीज। और अगर तब भी नहीं होता है बोर्ड पे गिवन टाइम में, तो रिक्वेशनिस्ट खुद बुलाएंगे, जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनसे कुछ छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो हम उसको इनवैलिडेट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, उनको 3 महीने का टाइम मिलता है। तीसरी चीज, जो नोटिस होगा वो साइन करेंगे और उसमें आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फोर्थ है आपका ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल या तो खुद देगा या फिर किसी डायरेक्टर के या मेंबर के बोलने पे देगा, और फिर मीटिंग वो कंडक्ट करेगा जिस तरीके से ट्रिब्यूनल को ठीक लगता है, ठीक है। तो ये सारा जो मैटर था वो आपका ईजीएम का था। इसके साथ ही आपका एजीएम और ईजीएम जो पूरा सेक्शन है वो कंप्लीट